कक्षा 10वीं में आप लोग आ चुके हो और गणित में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। हाँ, कुछ बातें मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा क्योंकि बच्चों को समझने में आसानी होगी, तो पढ़ाऊंगा आपको। सभी क्लासेस के वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, और गणित के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर का टेस्ट पेपर होगा, वो भी हमारे चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो जरूर आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 2025 से 2026 जो सेशन होने वाला है 10th क्लास में, तो मैथ में खास करके गणित में बच्चों हम सबको इतनी मेहनत करनी है कि हर एक बच्चे का 100 में से 100 नंबर आए, है ना, एक भी नंबर कम नहीं आए। क्या उम्मीद है बच्चों, किस किस के 100 में से 100 आने वाले, हाथ ऊपर करना। अच्छा, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, 2-3 बच्चे फिर भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप सब बोलो 100 में से 100 आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्या आप 100 में से 100 लाने के लिए जितनी मेहनत करनी है उस मेहनत को करने के लिए तैयार हो? क्या तैयार नहीं हो? आप क्या उतार रहे हो? छोड़ दो उसे। बताओ, आप 100 में से 100 नंबर लाने को तैयार हो? 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको जो मेहनत करना पड़ेगा उस मेहनत को करने को तैयार हो? तो आज की ये पहली क्लास है बच्चों, और इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारी बातें आपको बता रहा हूं जिससे आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। बच्चों, यदि आप लोगों का मैथ कमजोर है, यू आर वीक इन अ मैथ, डू मच मोर प्रैक्टिस एज यू कैन। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। आई बात समझ में? कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, चाहे वो क्वेश्चन क्लास 6 का हो, चाहे वो क्वेश्चन क्लास 8 का हो या 9 का हो या फर्स्ट क्लास का ही क्यों ना हो। अगर आपको वो नहीं आता है बट आपका चाहत एम्बिशन क्या है, 100 में से 100 नंबर लाना, तो आपको मेहनत करना है, पीछे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल झिझक शर्म नहीं रखनी है, पूछना है। आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, हमसे बेहतर और जो लोग पढ़ाते वहां भी पढ़ सकते हो। आप अपने दोस्तों से मदद ले सकते हो, अपने भाई बहन से मदद ले सकते हो, और ऑनलाइन YouTube पर लाखों वीडियो पड़े हुए हैं, आप किसी टीचर का वीडियो देख करके समझ सकते हो। तो इतना कुछ आपके पास मटेरियल अवेलेबल है जिससे आप कर सकते हैं, मेहनत सीख सकते हैं। है या नहीं? ये सभी चीजें कमी किस चीज की है? आपके मेहनत ना करने की। तो आपने मेहनत करना है, मन में ये संकल्प ठान लेना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, है ना जी। ये नहीं सोचना मैं नहीं कर सकती हूं, ये बूढ़े लोग सोचते हैं जो जीवन में नहीं कर पाए बेचारा। बट कई लोग बूढ़े ऐसे होते हैं वो भी कमाल करते बुढ़ापे में जाकर के। आप तो जवान हो, आप तो बिल्कुल खिलते गुलाब हो, है, और अभी आप ऐसे हिम्मत हारोगे कि मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। अभी तो बहुत कुछ करना आपको है, तो आपको होपफुल रहना है, उम्मीद रखनी है, आशावादी रहना है। ठीक है जी, तो शुरू करते। बात हम कर रहे थे गणित की। तो कक्षा 10 यानी 10th क्लास में आपको गणित में आपको कितने चैप्टर्स करने हैं? तो देखो, आपको चैप्टर करना चैप्टर 1, उसके बाद अभी जो मैं बच्चों आपको बता रहा हूं वो नई किताब के हिसाब से बताऊंगा। सीबीएसई का जो न्यू सिलेबस है, न्यू चैप्टर्स, मतलब न्यू बुक लॉन्च किया ना एनसीईआरटी ने, तो न्यू बुक के हिसाब से जो चैप्टर होगा वही पढ़ाऊंगा। जिनके पास पुरानी बुक होगा वो थोड़ा एडजस्ट करना, वो आप अपने चैप्टर को मैनेज करना कि भाई कौन सा चैप्टर डिलीट है, कौन सा क्या है। और हो सके बच्चों तो नई किताबें ले लो। देखो, उन किताबों को जरूर नहीं खरीदनी चाहिए जिन किताबों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्यों हम सेकंड हैंड में काम चलाऊ चीजों को करेंगे? किस तरह से जब आपके पास बुक्स भी नहीं होती है तो पढ़ने में मन लगता है, जोश आता है। अच्छा, और इसका ये मतलब नहीं हो कि जिसके पास पुरानी है वो नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा, वो भी पढ़ने के लिए पढ़ना होता है। लेकिन आपके पास अगर नई किताबें हैं तो थोड़ा सा जो है आपको मजा आता है। तो चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या, रियल। देखो, संख्याओं के बारे में आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 6 से नहीं पढ़ रहे हो संख्या, है ना। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या,
रियल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल पढ़ा है क्लास 8th में आपने, रेशनल यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पढ़े हो ना। और अपरिमेय संख्या कब पढ़ा? अपरिमेय संख्या 9th क्लास में, 9वीं कक्षा में। तो अब आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो देखो, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर के कुल जितनी भी संख्याएं बनी वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी आप कह सकते हो जितने प्रकार की संख्याएं होती है, जिन संख्याओं को हम जानते हैं वे सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है जी। तो इसमें नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए। अगले चैप्टर की बात करें तो उसका नाम है फिर से बहुपद। बहुपद, देखो बहुपद को पोलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। तो जो कुछ भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है पोलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में, वही चीजें आपको आगे करना है। शून्यक निकाल रहे थे ना, जीरोज, शून्यक, तो उसी तरह से हमें शून्यक निकालना है। द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालना होता है। तो बहुत आसान चैप्टर है 9th का, उसे बस थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना है इस चैप्टर को। ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। देखो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का क्या मतलब है? आपने क्लास 9th में चैप्टर 4 पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना, दो। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक समीकरण लिखा 2x + y = 3, तो ये एक समीकरण है। इसी तरह से एक दूसरा समीकरण 3x + y = 4, ये दूसरा समीकरण है। तो हमें इन्हीं दो समीकरणों को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है, जो हमारा उत्तर होगा। यानी x y की वैल्यू हमें लानी है, मान ज्ञात करना है। तो यही युग्म का मतलब होगा, जोड़े में होंगे। अब इन समीकरणों को हल करने की 3-4 विधियां होती है। ठीक है। ग्राफीय विधि होता है, इनको हम ग्राफ पर आलेख बना सकते हैं इसका, यानी आलेख पर यानी ग्राफ पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं और वहां से इसके हल हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा इसका प्रतिस्थापन विधि होता है हल करने का, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बीजीय विधि बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड। और एक होता है विलोपन विधि, और एक ब्रज गुणज विधि होता है, जो कि एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है न्यू सिलेबस में। तो यानी आपको इसे 3 मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखना है। पहला क्या मेथड बताया मैंने? ग्राफीय, यानी ग्राफ बना करके इसका एक्स वाई का सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे इसका ग्राफ बनता है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सब आपको जानना होगा। इसके बाद बच्चों इसको हम बीजीय मेथड से, बीजीय मेथड में क्या है कि आपको दो मेथड है, प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यही 3 विधि है जिससे इसको हमें हल करना है। हाँ, क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो कई बार ये समीकरण बने होते हैं, ये समीकरण इसी तरह से दिए हुए होंगे, लेकिन कई ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो लैंग्वेज बेस्ड होता है। क्वेश्चन होगा कि 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंक को जोड़ने से 9 हो रहा है। अब उन संख्याओं को हम अदला बदली कर दें, उसके स्थान है ना, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान अदला बदली कर दें, तो जो नई संख्याएं प्राप्त होगी वो पहले संख्या के इतने गुना है। तो इस तरह से कुछ कहानी लिखा रहता है। यानी कुल मिला के बता ये रहा हूं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, भाषा लिखा होगा और उस भाषा से आपको ये समीकरण बनाना होगा और फिर इस समीकरण को हल करना होगा। हल करने के लिए आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। चैप्टर ने 4, इस चैप्टर का नाम है द्विघातीय समीकरण। तो यहां पर भी समीकरण ही आने वाला है, द्विघातीय समीकरण। देखो द्विघातीय समीकरण क्या होता है? जैसे x² + 2x + 3। देखो ये 0 समीकरण में हमेशा है ना, अगर ये इक्वल, आप समीकरण में ना इक्वल टू समथिंग रहेगा, चाहे 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, बराबर। तो जब
अगर ये सिर्फ इतना लिख रहे हो, समीकरण में हमेशा बराबर लगाते हैं, ये बोलना था। समीकरण में हमेशा ये बराबर लगा हुआ होगा, चाहे इधर कुछ भी हो, कुछ नहीं तो जीरो तो होगा ही होगा। अगर सिर्फ इतना लिखते हो तो ये बहुपद है, और बराबर लगा देते हो तो ये समीकरण है। सिर्फ इतना लिखते हो तो ये बहुपद है, अगर बराबर आपने लगा दिया तो ये समीकरण है। तो ये द्विघातीय समीकरण क्यों है? क्योंकि इसका घात जो है अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघातीय है। तो इस द्विघातीय समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब हुआ कि इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है, और जो x का मान निकालोगे, देखो बहुपद में उसको जीरोज कहते हैं, शून्य। बहुपद में जीरोज कहते हैं, शून्य कहते हैं। लेकिन द्विघातीय समीकरण में जब इसका x का मान ज्ञात करोगे, हल निकालोगे, तो वो भी उतना ही होगा जितना इसका शून्य था। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप समीकरण को हल कर रहे हो, और जो यहां पर x का मान निकल के आएगा उसको कहते हैं मूल। मूल, ठीक है, मूल कहते हैं यहां पर, और इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण के हल, जो x का मान होगा उसको मूल कहेंगे। तो ये मूल ज्ञात करने के 2 विधि हैं, एक बोलते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसको विविक्त कर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विविक्त कर। तो डी मेथड होता है, डी, ठीक है। और इसको और तरीके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, यानी द्विघातीय सूत्र मेथड, द्विघातीय सूत्र मेथड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डी निकालते हैं, उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यानी द्विघातीय समीकरण को बच्चों आपको हल करना है। हल करने की 2 विधि होगी। इसमें भी कई बार आपको द्विघातीय समीकरण मिलेगा बना हुआ, लेकिन कई बार आपको द्विघातीय समीकरण बनाना होगा। कैसे बनाओगे? लैंग्वेज लिखा रहेगा, भाषा लिखा रहेगा। और कई बार आपको ना इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये तीसरे चैप्टर वाला है कि ये चौथे चैप्टर का है। लेकिन जब आप बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक तीसरे चैप्टर में 2 कंडीशन रहता है, तो 2 समीकरण बनेगा, और उसमें एक को x एक को y मान करके चलना पड़ता है, जो चर होता है, वेरिएबल। लेकिन इसमें जो है x x में रखोगे या y y में रखते हैं। इसमें 2 समीकरण नहीं बनता, एक ही समीकरण बनता, लेकिन वो समीकरण एक घात का नहीं होता। कितने का होता है? 2 घात का होता है, द्विघातीय होता है। तो यानी चौथे में द्विघातीय बनेगा, लेकिन आपको तीसरे में क्या बनेगा? रैखिक बनेगा। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। समीकरण 2 बनेंगे, समीकरण 2 बनेंगे, ठीक है जी, समीकरण 2 बनेंगे। बच्चों 5वें चैप्टर में चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी में आपको क्या है, ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, इसके बारे में आप पहले नहीं जानते हो, ठीक है। इसका पीछे किसी तरह का लिख रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये सबसे आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। श्रेणी होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखो पहला 2 4 6 8, अगला बताओ क्या होगा? 10। समझ गए ना? यानी सब में 2 2 2 2 जुड़ता जा रहा है। जो 2 जुड़ रहा है ना, इसको डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर है। पहले को ए बोलते हैं, यानी A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरह से लास्ट में 10 नंबर पे है तो 10वां पद, और n नंबर पर है यानी संख्या नहीं पता है तो nवां पद, nवां पद। तो कई 2 चीजें निकालना होता है इसमें, यानी कितने पद है, यानी कितने टर्म है, या लास्ट वाला टर्म कितना है, लास्ट वाला टर्म कितना है, या इन सभी पदों को जोड़ दो, योगफल बताओ कितना होगा। यानी इन सब का सम कर दो और सम कितना होगा, योगफल कितना होगा, ये निकालो। तो इसमें मात्र 2 फॉर्मूला है बच्चों, एक है nवां पद का फॉर्मूला और दूसरा इनके योगफल का सम का फॉर्मूला। बस 2 फॉर्मूले पे चैप्टर खत्म, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब आप एनसीईआरटी पूरा कर लोगे बहुत मजा आएगा। उसके बाद जब एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह करोगे तो फिर देखो कितना धनाधन, पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। इसलिए आप पढ़ाई शुरू कर दो कल से, 1 तारीख से, अगले महीने से, छुट्टियों के बाद नहीं, आज से और अभी से।
है ना, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। तो आप इंतजार करने वाले नहीं बनो, कोशिश करने वाले बनो। जो कोशिश करेगा वो लेगा, कामयाबी उसे मिलेगी। चलो आगे बताते, छठा चैप्टर नहीं, छठे चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिभुज। छठे चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज आप समझ रहे हो, ट्रायंगल। तो 9th क्लास में 9वीं कक्षा में आपने त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ा था? आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि कैसे दो त्रिभुज को सर्वांगसम किया जाता है, कॉन्ग्रुएंट, है कि नहीं जी? कैसे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम किया जाता है, कॉन्ग्रुएंट किया जाता है, पढ़ा था ना ये। तो इस क्लास में हम सर्वांगसम नहीं, हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, यानी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, लेकिन तरीका वही लगाएंगे। तरीका जो है ना वही, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल और एंगल साइड एंगल। हाँ, लेकिन मीनिंग अलग है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, अगर इसके तीनों भुजाएं, इनके तीनों भुजाएं के बराबर है तो बोलोगे सर्वांगसम है। लेकिन अब देखो इन दोनों त्रिभुज का, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? नहीं, लेकिन ये समरूप हैं, एक जैसे दोनों दिख रहे हैं। तो इनकी जो भुजाएं होती हैं, इनकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं इनकी होगी वो समान अनुपात में होंगे, उनका अनुपात समान होगा। जैसे अगर ये 2 है और ये मान लो 8 है तो 4 गुना ज्यादा हुआ। मान लो ये 3 है तो ये कितना होगा? 12। मान लो ये 5 है तो ये कितना होगा? 4 गुना ज्यादा 20। अब देखो सब एक समान अनुपात में, तो यहां पर भुजाएं बराबर नहीं होती, अनुपात में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। तो कहा जाता है दो त्रिभुज जब समरूप होगा तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होंगे और उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये चीजें आप लोगों को आगे पढ़ना है। 2 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज, एक छोटा सा ही है, 3 एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज में अच्छे खासे क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के चैप्टर्स बच्चों को थोड़े मुश्किल लगते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें याद नहीं होते। देखो निर्देशांक, आप निर्देशांक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो नहीं जी, निर्देशांक के बारे में ज्यामिति। देखो वैसे है ये चैप्टर भी आसान, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा। ये कार्तीय तल हो गया यानी कार्टेशियन प्लेन, ये मूल बिंदु है, ये पॉइंट इस तरह से है ना, एक्स वाई निकालते हो। तो इसमें हमें अगर मान लो ये P पॉइंट है यानी P बिंदु है और ये Q है तो इसका भी एक्स वाई होगा। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, तो इसमें एक दूरी सूत्र पढ़ना है। और दूरी सूत्र के बाद जो है एक अगला इसमें विभाजन सूत्र आता है कि विभाजन सूत्र, मान लो कि ये एक लाइन ऐसे इसको यहां से काट रही है, तो अब ये कितने के अनुपात में, यानी ये किस रेशियो में एक दूसरे को काट रहा है। कई बार ये रेशियो आपको दिया रहेगा 2:1, तो बोलेगा ये बिंदु फिर बताओ कितना है। तो इस चैप्टर में आपको निर्देशांक को मद्देनजर रखते हुए दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्न को हल करना है। 8वां नया चैप्टर, इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति, त्रिकोण। इस चैप्टर में साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में सुना होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, ये क्या होता है? कर्ण, है ना। ये क्या होता है? लंब, और ये आधार। जानते हो ये कोण जो है ना, इसी को थीटा बोलते हैं। थीटा, ये थीटा का सिंबल है, इस तरह से थीटा का ये प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह मतलब सिंबल है। अगर यहां पर थीटा होता है तो ये सामने वाला लंब होता है, लेकिन बच्चों ये भी तो एक कोण है, तो ये भी थीटा बन सकता है। तो ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा लंब, और ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो
इस तरह से इसमें हम काफी कुछ चीजें आपके लिए नया होगा, है ना। कुछ इसके फॉर्मूले हैं, कुछ डिग्री वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं। तो उन वैल्यूज को भी हमें याद करना होता है। कुछ आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को याद करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे, जब चैप्टर आपको समझाएंगे तो डिटेल में इसको करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी ये भी त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्या अर्थ हुआ कि जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हो उसका क्या यूज है। तो कुछ, इसलिए कुछ वर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में या और हायर स्टडी में बहुत कुछ यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री, बट यहां पर क्लास 10th में थोड़ा सा उसके यूज। तो हाइट और डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर ये दीवार है, ठीक है, और यहां से आपने एक सीढ़ी लगाया, यहां पर ये सीढ़ी लगा दिया। अब आपको ये पता है कि यहां से यहां तक 10 मीटर दूरी है, और जो सीढ़ी मैंने लगाया है वो सीढ़ी 15 मीटर का है। तो आप बता सकते हो इन दोनों के मदद से कि ये एंगल कितना है। और ये एंगल अभी आपको अगर पता है और ये सीढ़ी भी नहीं पता और सिर्फ ये डिस्टेंस पता है, तो आप अब ये एंगल पता है तो इस 10 के मदद से इसका डिस्टेंस बता सकते हो, सीढ़ी कितनी लंबी है। आप ये भी बता सकते हो ये दीवार कितना ऊंचा है, अगर ये एंगल पता है तो। और अगर आपको मान लो ये पता है कि आपको, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ये भी 10 है मान लो और ये भी 10 है, तो आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना है। आप ये भी बता सकते हो कि ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है। अगर यानी कुल मिलाकर के हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का अनुप्रयोग करना है, हमें देखना है। यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है प्रश्नों में, है ना। तो इस पर ढेर सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जब इनको आप हल करोगे तो ना केवल आप बुद्धिमान बनोगे, ना केवल आप चीजों को सीखोगे, आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आप कर सकते हो इसे। इसके बाद बच्चों अगला चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त, यानी सर्कल। तो मैं आपको बताऊंगा सर्कल में यहां पर क्लास 9th में केवल एक और एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है। बाकी जो कुछ भी आपने सर्कल में सीखा है वो क्लास 6, 7, 8, 9th में ऑलरेडी सीख चुके हो, है ना। और इसमें जानते हो ये केंद्र है, ये परिधि है, ये वृत्त का आंतरिक भाग है, ये वृत्त का बाहरी भाग है, ये वृत्त की रेखा, अगर बोले वृत्त पर बिंदु दर्शाओ तो ये हो गया वृत्त के ऊपर, है ना। ये त्रिज्या है, व्यास है, चाप है, सॉरी चाप क्या हुआ ये, और इसे क्या कहते हैं, जीवा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो 10th में क्या सीखना है कि वृत्त के, देखो वृत्त पर कितने बिंदु हैं, अनंत, अनगिनत। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो ये जो मैंने एक रेखा खींचा है, लाइन, है ना जी, लाइन यानी रेखा। तो ये जो लाइन मैंने खींचा है, ये लाइन इसको टच करके जा रही है। टच को हिंदी में क्या बोलोगे, स्पर्श, स्पर्श। तो ये स्पर्श रेखा है, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये जो स्पर्श रेखा इसको किसी एक बिंदु पर टच करके जा रही है, वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रमेय है इसका, थ्योरम है।
यानी क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा पढ़ना है। जैसे एक और देखो, तो बाहर में ये पॉइंट, तो यहां से एक स्पर्श रेखा ये गई और एक स्पर्श रेखा ये गई, तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यहां तक नहीं, जहां पर ये टच करे यहां तक। तो हमें वृत्त चैप्टर में क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा पढ़ना है। ठीक है जी, स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है, टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। बाकी सर्कल के बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी 9th क्लास वाले रिपीट होंगे। चैप्टर नंबर 11 देखो, 11 चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नहीं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो, आप क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? देखो भाई, ये है, तो ये जो पूरा हो गया क्षेत्रफल हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज का, इन सब का क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ने हैं। तो बोले सर, वृत्त के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला यही होता है पाई आर स्क्वायर। बट सिर्फ इतना ही नहीं, वृत्त को अगर आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बोले सर, इसको आधा कर देते हैं। क्या बता सकते हो ये क्या है? देखो, ये क्या है इतना जिसको मैंने शेड किया, ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं, त्रिज्याखंड है। ये त्रिज्याखंड है। और ये क्या है? ये वृत्ताखंड है, लघु वृत्ताखंड, लघु त्रिज्याखंड। तो हमें इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोला? सिर्फ वृत्त बोला, वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल और आयतन 12वां चैप्टर है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा ना आपने कि घनाभ, जैसे देखो ये मैं घन बना रहा हूं, तो घन का क्षेत्रफल आपको हमने बेलन बना दिया, तो बेलन का क्षेत्रफल आपको शंकु बना दिया, तो शंकु का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो आप इसमें आपने देखा था ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था। तो क्लास 10th में भी हमें सेम यही चीजें करना है। इसका आयतन भी निकालना है। देखो, आयतन हमेशा ठोस आकृति का ही निकलेगा। आयतन किस किस का निकलेगा? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनका क्या निकलेगा? आयतन। और इन्हीं सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। बाकी जो दो विमाएं वाले चित्र होते हैं, दो विमा वाले, 2 डायमेंशनल, समझे? डायमेंशन को बोलते हैं हिंदी में विमाएं। तो 2 विमाएं वाले चित्र कैसे हैं होते हैं? 2 विमाएं वाले चित्र, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सभी 2 विमा वाले। तो इन सबका जो है ये 2D है और ये 3D है। तो 3D वाले का एरिया वॉल्यूम दोनों होता है, लेकिन जो 2D होते हैं इनका सिर्फ एरिया होता है, यानी सिर्फ क्षेत्रफल होता है, इसका आयतन नहीं होता। आयतन मतलब वो जगह घेरेगा, आयतन का मतलब वो जगह घेरता हो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका आयतन निकालोगे। ठीक है जी, इनका आयतन निकालोगे। सही है। अब चैप्टर 13 और 14 देखो। चैप्टर 13 है संख्याकी। ठीक है, संख्याकी, सांख्यिकी लिखा है इसमें, संख्याकी भी बोलते हैं, बाकी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी लिखी हुई। ठीक है। इस चैप्टर में आपको डाटा के बारे में पढ़ना है। डाटा क्या होता है? डाटा जी, मान लो क्लास टेस्ट हुआ है, 10 बच्चों का टेस्ट हुआ है 50 नंबर का, किसी के 10 आए, किसी को 20 आए, किसी को 49 आए, किसी के 48 आए, इस तरह से नंबर आए। तो उनको आप लिखते हो ना टेबल बना करके। तो इसमें हमको निकालना है माध्यक और बहुलक। क्या होता है इंग्लिश में? मीन, मीडियन और मोड। तो मीन, मोड, मीडियन ये क्लास 6, 7, 8 में भी थोड़ा बहुत है,
वो अलग बात है कि 9th क्लास से डिलीट कर दिया था इस पोर्शन को, सिर्फ ग्राफ रह गया था। बट यहाँ पर आपको क्लास 10th में यही मेन है, मीन मोड मीडियन, और अलग अलग तरह के डाटा होंगे, अलग अलग के ना डाटा होते हैं, ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है, फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, बारंबारता वाले, ठीक है। तो अलग अलग तरह के डाटा होगा, आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक आपको निकालना है इस चैप्टर में। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा, उन फॉर्मूला का यूज करोगे और निकालोगे। ठीक था। देखो प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, नहीं, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रायिकता? आप इसे भी क्लास 6, 7, 8 में भी कर चुके हो। क्लास 9th में जो था ये डिलीट किया हुआ था, पहले के सिलेबस में था, तो इस बार आपको 10th में प्रायिकता करना है। क्या होता है प्रायिकता, जरा थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे एक सिक्का है, उसको उछालते हो तो हेड और टेल आएगा। हेड टेल को बोलते हैं चितपट, चित और पट। तो चित आने की क्या चांस है, क्या प्रायिकता है? तो देखो आप कितना सकता है, दो चीजें आ सकती है, और चित उसमें कितना है, एक ही बार है, तो इसलिए 1/2। तो ऊपर उसे लिखते हैं जो हमें चाहिए, जैसे चित आने की बात चल रही है, और नीचे कुल क्या आ सकता है। जैसे एक लूडो का डाई है ना, उसको रोल करोगे, मैं बोलो 3 आने की क्या संभावना है, तो 3 उसमें कितनी बार छपा हुआ है, एक बार। और उसमें दो चीजें छपी हुई, तो कितनी चीजें छपी हुई, 6 चीजें, 1 2 3 कैसे करके 6 तक, तो कुल संभावनाएं 6 है, लेकिन आने का, तो उसमें भी हमें जो चाहिए वो 1 है, और टोटल कितना पॉसिबल है, संभव है, वो 6। तो प्रायिकता, तो इस तरह के हम प्रायिकता वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया कि क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा में गणित में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, किन चैप्टर में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। बच्चों को क्वेश्चन सारे बताते लगभग एनसीईआरटी के, रेस्ट क्वेश्चन एग्जांपल्स होता है, सपोर्ट मटेरियल है, सैंपल पेपर है, उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके 100 में से 100 नंबर आए, हमारी यही दुआ है। जय हिंद।